साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस बुक पर। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत रिवीजन क्लास में आज रिवीजन करने जा रहे हैं। संविधान की अनुसूचियाँ, उद्देशिका और शासन प्रणाली के संबंध में। ठीक है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती हैं। तो इनमें से कौन सी सूची है, अनुसूची है। ठीक है, देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इनमें जो है पहली अनुसूची जो है वो राज्यों से संबंधित है। ठीक है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं आगे। अगर हम बात करें, देखिए पहली अनुसूची जो है वो हमने अभी भी बताया, राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र और उनके विस्तार का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची की अगर बात करें तो संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध हैं। तीसरी अनुसूची में जो अधिकारी हैं, संवैधानिक प्राधिकारी हैं, उनके शपथ का प्रारूप है। और जो चौथी अनुसूची है वो है आपका राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, तो ये चार अनुसूचियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सूची 1 और 2, मतलब सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो देखिए यहाँ पर चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम और नवम ये अनुसूचियाँ हैं और इनके संबंध में इनके विषय दिए गए हैं। तो हमने अभी भी पढ़ा, चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा से है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, आठवीं अनुसूची का जो संबंध है वो भाषा से है। ठीक है, नौवीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधारों से है और छठी अनुसूची का संबंध जो है वो जनजातीय क्षेत्रों से है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसे। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर बात की, चौथी अनुसूची का संबंध जो है वो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। षष्ठम अनुसूची का मतलब है यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और नौवीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सुमेल करने के लिए है यहाँ पे। तो हम बात करेंगे सातवीं अनुसूची। देखिए सातवीं अनुसूची जो है वो, अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, ये मिला देंगे हम। नौवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची जो है वो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता। और 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है। ठीक है, देखिए 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। ठीक है, चलिए इसे देख लेते हैं आगे। तो अगला यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पे किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संविधान में 9वीं अनुसूची कब शामिल की गई या किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान किया गया था। तो देखिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है शामिल किया गया था प्रथम संविधान संशोधन से। ठीक है, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तब जाकर के ये अनुसूची शामिल हुई 1951 में। ठीक है, 1951 में इसे शामिल किया गया था और यह जो है कुछ नियमों, अधिनियमों, विनियमों के विधिमान्यकरण या भूमि सुधार से संबंधित थी। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को
संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये किसके कार्यकाल में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखिए ये कह रहे हैं कोएलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? देखिए दोस्तों, कोएलो केस जो था, अगर हम बात करें, वह 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो 1951 में, 1951 में 9वीं अनुसूची शामिल की गई। भूमि सुधार विधियां या भूमि सुधार कानून इसको कहा जाता है। तो 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोएलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, परंतु इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा या हम कहें कि जुडिशियल रिव्यू इसका किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई कानून न हो जिससे जो हमारे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और 19 में जो मूल ढांचे की अवधारणा है उसका उल्लंघन न हो रहा हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। देखिए 3 विधायी सूचियों का मामला हमने अभी भी बात की थी कि 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो इसी से संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची के बारे में ही यहाँ बात की गई है और ये कह रहे हैं कि संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से कितनी कितनी प्रविष्टियाँ या कितने कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर हम बता दें कि संघ सूची में 97, ठीक है, और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 ये विषय शामिल किए गए थे। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं आगे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ ये है कि देखिए संघ सूची में 97 प्रविष्टि हैं, वर्तमान में 98 हैं गणना के अनुसार। राज्य सूची में 66 हैं, 59 इनको हम काउंट के हिसाब से करेंगे, और समवर्ती सूची में 47 हैं जिनको कि गणना के अनुसार 52 संख्या दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। देखिए यहाँ कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जनगणना संघ सूची का विषय है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। तो देखिए यहाँ पर स्पष्टतः हम समझ सकते हैं कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है वो 4th नंबर की अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4th नंबर आ जाएगा, 4था अनुसूची जो है उसमें शामिल है ये। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, कह रहे हैं कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो देखिए शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो चलिए 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था तो हम जानते हैं 1976 में ये संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कह रहे हैं भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर विषय दिए गए हैं और सूची दी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि वन, तो वन हमारी जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, शेयर बाजार
की बात करें अगर, तो वह समवर्ती सूची का विषय। इसके अलावा डाकघर, बचत बैंक संघ सूची का है और जन स्वास्थ्य राज्य सूची का है। तो प्रश्न कहा गया है प्रश्न में कि सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो शेयर बाजार है वह समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ठीक है, जो हमारा शेयर बाजार है वह संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो ये बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फिर से यहाँ मिलान करने के लिए दिया गया है। कह रहे हैं यहाँ पे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। तो सबसे पहले देखते हैं अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, ये अवशिष्ट विषय में आएगा। और इसके अलावा अब बात करेंगे हम केंद्र सूची की। तो जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है। और राज्य सूची की बात करें तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था वह राज्य सूची का विषय है। और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो देखिए दोस्तों, 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल प्रतिरोधी विधायन से संबंधित है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हमने बात की थी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, इन राज्यों से संबंधित यह जो है 6वीं अनुसूची है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि असम इसमें दिया नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में 20 भाग हैं। ये तो गलत है, 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। नहीं, 395 अनुच्छेद थे मूलतः अगर बात करें तो। ठीक है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये सही है। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये नोट करने लायक बात है, तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। चूँकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें बस ध्यान देना है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व आदि के बारे में उपबंध किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। और इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। इस पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व आदि से संबंधित है। 74th यानी कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। और इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखेंगे। अब इसके बाद उद्देशिका, हमारी जो एक्चुअली उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ सवाल हैं हमारे यहाँ पे, देखिए। तो अगर हम पहला सवाल देखें तो 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति की बात कर रहा है, तो क्या क्या उसमें शामिल था? ठीक है, देखिए तो यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारी मूल स्थिति संविधान की थी। ठीक है,
भारत की हमारी स्थिति के बारे में, या यूँ कहें कि ये जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं ये शब्द उद्देशिका में शामिल किए गए थे उस समय, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था 1950 में 26 जनवरी के दिन, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो संविधान निर्माता जो है वो दूरदर्शी थे और उन्होंने जो है ये अगर हम बात करें उनका मत कहाँ प्रदर्शित होता है, तो उद्देशिका में प्रदर्शित होता है, ठीक है। संविधान निर्माताओं की मनःस्थिति को समझने के लिए अगर कोई कुंजी है तो वह उद्देशिका है, इसको हम प्रेम्बल बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर अगर बात करें, देखिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर है, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, ठीक है, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर 3521, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार करें, ठीक है। देखिए समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्रमानुसार यानी कि विचारानुसार क्रम पूछा गया है, ठीक है, तो ये किस तरह से जो उद्देशिका है हमारी उसमें इसे इन्होंने किस तरह से सेट कर रखा है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, सार्वभौमिक, ठीक है, सबसे पहले सार्वभौमिक आ जाएगा, ठीक है, ए नंबर पे। उसके बाद अगर हम देखें तो समाजवादी आएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारा धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और उसके बाद प्रजातांत्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर क्या होगा, CADB, ठीक है। तो हमारी जो प्रस्तावना में इन शब्दों का क्रम है वह है सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ठीक है। इस तरह से क्रम उसमें दिया गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया, आंसर हो जाएगा CADB, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ठीक है, देखिए तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये फिर से वही प्रश्न पूछा गया है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द कब जोड़े, मतलब किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? तो हमने अभी भी बात की, इसे 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखिए साथियों, हमने अभी अभी बात की थी इसमें कि कौन कौन से शब्द हमने 1976 के संशोधन से जोड़े थे। 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष, ये 3 शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़े थे।
तो यहाँ पर कौन कौन से नहीं थे सम्मिलित, तो उसकी बात करें तो 1, 2, 3, ठीक है। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला आंसर आ जाएगा, ठीक है, गणराज्य उसमें शामिल था। चलिए आगे देखेंगे। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसके बारे में एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, तो उद्देशिका की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। तो भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जो है वो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के संविधान के आमुख, ठीक है, आमुख का मतलब यहाँ प्रस्तावना या प्रियम्बल है, का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो देखिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय जो है उसमें शामिल थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। उसके बाद विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ठीक है। तो ये चारों ही बातें इसमें शामिल हैं, तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी चारों, ठीक है। चलिए, तो भारत के संविधान के आमुख प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये हमने बात की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमने बात की थी, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, ये 2 हमने समानताओं की बात की। उसके बाद हमने बात की थी व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी सुनिश्चित करना है, तो ये सभी चारों यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर हम बात करें, संप्रभुता शामिल है, लोकतंत्रात्मक भी शामिल है, पंथ निरपेक्ष भी शामिल है, संघीय इसका जो है वो लक्षण नहीं है, तो आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा डी, संघीय, इसका संघीय प्रकृति नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। देखिए दोस्तों, हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की थी, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, विश्वास, धर्म और उपासना, इनके बारे में बात की थी। तो विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता, ये शामिल है। आर्थिक स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, इस पॉइंट को याद रखना है, संविधान की आत्मा किसको माना गया है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना गया है, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं। यहां पर है, निम्न में से किस बाद में, किस केस में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ठीक है। देखिए, तो अगर हम बात करें कि यहां पर जो ये ऑप्शंस हैं, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहां पर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ठीक है, तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पे कि बेरूबारी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। 1960 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन उसके तुरंत अगर बात करें
तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जो केस में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए यह माना कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। ठीक है, तो ये एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की अगर बात करें हम, तो यह जो है, ठीक है, तो यह जो है बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया अगर इसकी बात करें तो यह 1994 का केस है। तो सबसे पहले 73 में मान लिया था और 60 में नहीं माना था, और फिर 73 में माना, और उसके बाद और 2-3 केस ऐसे रहे हैं जिनमें जो है इसको इन्होंने माना। ठीक है, कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि यहां पर क्रम लगाने को कई बार पूछा गया है प्रश्न में, एक केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, तो गोलकनाथ पंजाब जो गोलकनाथ केस है वह 1967 का है। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, और 1960 में नहीं माना था बेरूवारी केस में, 67 में मान लिया था, और उसके बाद 73 में माना, और उसके बाद फिर 94 में भी ये माना। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य सही हैं या हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं पहला, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो यह सत्य है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ठीक है, यह सही है पहला। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। देखिए साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो है वो पहला ही हो जाएगा। ठीक है, यही स्टेटमेंट सत्य है। देखिए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। ठीक है, राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र जो हैं वो स्वतंत्र और समान हैं, तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मामला ये हुआ कि भारत की संप्रभुता राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण कोई कम नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहे हैं कि भारत की संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की बात करें अगर, तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे यहाँ कहा गया है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट डी वाला यहाँ पर सही है। ठीक है, यानी कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है। ठीक है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है, ऐसा नहीं है, नियंत्रण नहीं है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण है, ये भी सही नहीं है। बल्कि अगर हम बात करें तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ ये कहा जा सकता है कि जो हमारी सरकार है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए आगे हम सवाल देख रहे हैं। अगला ये कह रहे हैं कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार की अगर बात करें तो वो ग्रेट ब्रिटेन यूके में आरंभ की गई। ठीक है, वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन या यूके में परिलक्षित हुआ था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
देखिए यहां पर अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की अगर बात करें तो वह यहां पर क्या है, संसदात्मक सरकार है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और इसके अलावा संघात्मक सरकार है, ठीक है। तो अगर जो विशेषता नहीं है की बात करें तो वह अध्यक्षात्मक सरकार हमारे यहां नहीं होती है, तो आंसर यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये सही है। संसदीय पद्धति की सरकार, ये सही है। संघीय नीति, यह भी सही है। लेकिन राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ संसदीय पद्धति की सरकार होती है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ शासन का औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो शक्तियां प्राप्त करती हैं वह भारत के संविधान से उन्हें प्राप्त होता है, ठीक है। भारत की संसद से या भारत के राष्ट्रपति से यहाँ पर ये चीज़ें गलत होंगी, ठीक है। बल्कि अगर हमारा यहाँ पर पॉइंट देखें तो भारत के संविधान से शक्तियाँ हमारी सरकारें प्राप्त करती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, तो ये गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये तो वैसे भी गलत है, राजतंत्र तो हमारे यहाँ है ही नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी सही नहीं है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। देखिए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब ये है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। देखिए, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब है कि राष्ट्र का जो प्रधान है वो निर्वाचित किया जाए, ठीक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से राष्ट्र का प्रधान जो है वो निर्वाचित किया जाए। तो भारत में राष्ट्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है, जिसे हम निर्वाचित करते हैं। तो इस प्रकार भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, ठीक है। तो यहां पर सी आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय संविधान कैसा है, ठीक है। देखिए, क्या यह कठोर है, क्या यह लचीला है? ना ही कठोर है ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान जो है हमारा, यहाँ पर देखें तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, इसलिए यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में संशोधन की अगर बात करें तो अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इस हिसाब से हम उसे, जब भी हमें जनहित में जरूरत होती है तो हम इसे क्या कर लेते हैं? संशोधित कर लेते हैं। तो इस प्रकार भारतीय संविधान ना तो बहुत कठोर है और ना ही बहुत अधिक लचीला है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह कारण है। और कथन है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, देखिए,
देखिए दोस्तों, भारत के संविधान का वर्णन, ठीक है, विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति के दौरान यह एकात्मक वाला कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सही होते हैं। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए, तो यहां पर जो संवैधानिक सरकार की बात करें तो उसका अर्थ होता है सीमित सरकार। ठीक है, आंसर तो यहां डी हो जाएगा। ठीक है, सीमित सरकार। देखिए, इसका मतलब यह है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का अगर स्रोत हम देखें तो वो क्या है? संविधान। ठीक है, ये संविधान के अंदर जो उपबंध हैं उनके अधीन काम करते हैं। ठीक है, संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? ठीक है, देखिए, तो ये जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कहा था के.सी. व्हीयर ने। ठीक है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह के.सी. व्हीयर ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा ने, यहां देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि भारत की संविधान सभा ने निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रध्वज को अपनाया था? ठीक है, देखिए दोस्तों, राष्ट्रध्वज को अपनाने का अगर हम बात करें तो ये जो है वो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन से, अगर बात करें तो 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक, इस दौरान 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज स्वीकार किया था। राष्ट्रध्वज में हम जानते हैं 24 तीलियां हैं चक्र में, और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 का है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे क्वेश्चन यह है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ठीक है, देखिए, अगर बात करें चक्र किसका प्रतीक है, देखिए दोस्तों, चक्र जो है वो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं, चक्र जब चलता है तब न्याय होता है। ठीक है, तो ये लाइन आप याद रखिए, याद करने के लिए कि चक्र जब चलता है तब न्याय होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। ठीक है, इसके अलावा हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है। ठीक है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे। यहां पे कह रहे हैं सफेद रंगों के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। ठीक है, चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ठीक है, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का
प्रदर्शन, बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन, और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता एवं समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है और यह चक्र न्याय का प्रतीक है। ठीक है। अगर बात करें कि पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहां पर प्रश्न है, देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। देखिए दोस्तों ऑप्शंस इस तरह से दिए गए हैं कि राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। ठीक है, देखिए तो भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 में यह निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। देखिए नया राज्य बनाना राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद भी नहीं कर सकती और राज्य पुनर्गठन आयोग भी नहीं कर सकता है। नए राज्य बनाने की शक्ति संविधान ने अगर किसी को दी है तो वो संसद को प्रदान की है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों नए राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। यहां देख लेंगे हम डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है कि संघ राज्य समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी राज्य अपने आप इसको मतलब ये कहें कि भारत संघ से अपने आप कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। एस.के. धर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। यानी कि जो राज्य बनाए जाएं वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं और भाषा के आधार पर इस चीज़ को उन्होंने नकार दिया था। ठीक है, वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी, ठीक है, जिसको JVP कमेटी कहा जाता है, ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे अगला। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अगर बात करें 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, अधिनियम लाया गया, तो उसमें 14 राज्य 14 स्टेट्स और 6 संघीय राज्य या संघीय क्षेत्र यूनियन टेरिटरी उस समय थे। ठीक है, 14 और 6। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य और 6 संघराज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। कब गठित हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं, कह रहे हैं किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। देखिए साथियों, संविधान संशोधन की बात करें तो वह 69वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा, देखिए 91 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघराज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क के तहत संघराज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सिक्किम, यहां पर क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ठीक है, देखिए सिक्किम, प्रश्न कई बार पूछा गया है। सिक्किम 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों, परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा गया है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और पूर्ण राज्य बना, तो उसके लिए कहेंगे हम 36वें संविधान संशोधन 1975। ठीक है, 1975 में। चलिए आगे देखते हैं। यहां ये कह रहा है कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर जो सही क्रम होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो पहला इसका आंसर होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड जो हमारा है वह 1963 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 63 लिख रहा हूँ। मेघालय की बात करें तो वह 72 में यानी 72 में, और सिक्किम 75 में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश हमारा जो है वो 87 में राज्य बना। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रखना है हमें कि इनका सही आरोही क्रम ये है। ये अब जैसे अगर हम बात करें कि ये प्रश्न आया तो इसको अवरोही क्रम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसी तरह से पूछा गया है फिर से कि सूची मिलाइए। देखिए नागालैंड अभी अभी हमने पढ़ा कि 1963 में बनाया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये इन्होंने गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 1963 होना चाहिए। ठीक है, झारखंड और तेलंगाना और सिक्किम, सिक्किम हमने अभी पढ़ा 1975 में। ठीक है, झारखंड सन 2000 में और तेलंगाना सन 2014 में। ठीक है, इस तरह से ये याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न ये है कि कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। तो ये तो हमने अभी पढ़ा, यह आंध्र प्रदेश था और ये 1953 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैट्स ऑल। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में अभी अभी अनुसूचियां, उद्देशिका, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में कुछ प्रश्न पढ़े और उनका रिवीजन किया। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।